जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पाली की शिफ्ट ड्यूटी लगी थी, तब से रात्रि में घर जाने में काफ़ी देर हो जाया करती थी। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की रही होगी। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंच तो सकता था, पर उन गलियों को पकड़ना मैं पसंद ना करता था, क्योंकि एक तो वहाँ घात लगाकर बैठे चोर उचक्कों का खतरा रहता, तो दूसरी तरफ कुत्ते बहुत भौंकते थे उधर, जिसमें मुझे डर लगता था। इसलिए हमेशा पक्की सड़क वाले मुख्य मार्ग से ही जाया करता। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी और शायद जोरों की बारिश भी होने वाली थी। रात के करीब 12 बजे हैं। बच्चे भी सो गए होंगे। पत्नी राधा भी मेरे बिना खाना नहीं खाती, सो खाली पेट मेरी राह देखती होगी। यही सब सोचते और टिफ़िन बॉक्स हाथ में लटकाए मैं तेज कदमों से घर की तरफ निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद आज उस संकरी और कच्ची गली की राह ले ली, ताकि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। इतनी रात और ऊपर से ये सुनसान और संकरी गली, मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे, मानो कोई अनजाना अनचाहा मेहमान आ रहा हो उनकी तरफ। वैसे मानव हो या ये कुत्ते, बिन बुलाए मेहमान किसी को पसंद नहीं आते। अपने इलाके में रात में आने जाने वाले हर एक इंसान को पहचानते हैं ये जानवर। किसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही मुझे शादी में मिली वो कलाई घड़ी खोलकर मैंने जेब में डाल ली। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वे संकरी हो चली थी। 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाएं तो आगे पीछे होकर चलना पड़ेगा। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी, सो अलग। बहुत धैर्यवान होंगे इस गली में रहने वाले, जो इन रास्तों से रोज आते जाते होंगे। मैं महसूस कर रहा था कि 2 चीज़ें इस वक्त तेजी से चल रही हैं। एक तो दिमाग में ढेर सारी बातें, और दूसरी इस गली में मेरे कदम। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया। वहाँ एक मस्जिद पड़ती है। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोंपू वाले लाउड स्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़े ही मुश्किल से दिख पा रहा था। पर मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि अब बड़ी अच्छी भीनी सी खुशबू आ रही है। साथ ही ठंड भी अब थोड़ी बहुत लगने लगी है। अपनी धुन में मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि किसी के पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। अभी तक मेरे आगे पीछे कोई न था। यकायक ये किधर से आ गया? कौन है ये? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था। न लुटना चाहता था मैं और न ही इंजेक्शन लेने का मन था। इसी डर में मेरे कदम और तेज होने लगे। अभी भी कदमों की वो आहट मेरा पीछा कर रही थी। अभी तो ये गली भी खत्म नहीं हुई। थोड़ा और समय लगता है इसे पार करने में। अब मुझसे रहा ना गया और बहुत हिम्मत करके पलटकर देख लिया। सफ़ेद साड़ी में लिटी वह एक स्त्री थी, जो तेज कदमों से मेरी ओर बढ़ी चली आ रही थी। अपनी तरफ आती उस स्त्री को देखकर ही साफ प्रतीत हो रहा था कि वह भी तेजी से इस सुनसान गली में पार होना चाह रही थी। सफ़ेद साड़ी पहने होने के कारण उसे अंधेरे में देख पाना आसान था। अब मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ और शांत मन से मैं आगे बढ़ता रहा। तभी ऐसा एहसास हुआ कि वह स्त्री बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई हो और मुझे आवाज़ दे रही है, थोड़ा रुकिए। मैं पीछे पलटा। सच में वे कुछ कहना चाह रही थी। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर अजीब सा तेज, जैसे कोई अप्सरा हो। सफ़ेद साड़ी में खड़ी वे स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने पूछा, जी कहिए, क्या बात है? जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए, बहुत अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। मैंने सहमति में अपना सर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़े जा रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वो भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण मैंने उनसे पूछा, परंतु कोई उत्तर ना मिला। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ पल के बाद जवाब आया, मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसीलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। मुझे आप सही आदमी लगे, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे हो ली। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है। मैं समझ सकता था और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी।
यह क्या है? मैंने पूछा। स्त्री ने जवाब दिया, इसे आप पहन लीजिए, आपके काम आएगी। ये आपको डर से ऊपर ले जाएगी और बुरी ताकतों से बचाएगी। उसे साफ साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर कर लिया और थोड़ा पीछे खिसक गया। देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता, अतः आप कृपया इसे दूर रखिए मुझसे। मैंने बेरुखी पूर्वक जवाब देकर उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। मैंने एक बात गौर की कि मेरे इतने बेरुखीपूर्ण रवैये के बाद भी उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और इतने बेरुखीपूर्ण अस्वीकृति से वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुई। मुझे पता नहीं क्यों ग्लानि भी हो रही थी, पर मैं जानता था कि मैं जो भी कर रहा था सही कर रहा था। गली भी अभी ख़त्म होने को थी और पक्की सड़क में अपने सामने देख सकता था। तभी वह स्त्री रुक गई और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा। कुछ ज़रूरी वस्तु छूट गई है, इसीलिए उसे वापस लेने जाना पड़ेगा। उस स्त्री ने मुझे जाने को कहा और खुद वापस लौटने लगी। मैंने उसके साथ चलकर उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो शुक्रिया कहते हुए उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे को अलविदा कहते हुए हम अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। घर आकर मुंह हाथ धोया। मेरा पूरा बदन दर्द से दुख रहा था और बुखार भी था, शायद हल्का हल्का। राधा भी मुझे देखकर जाग गई। मुझसे खाना खाने के लिए पूछा तो मैंने मना कर दिया। अगले दिन फिर अपनी दिनचर्या शुरू हो गई। तड़के तड़के उठकर सुबह का व्यायाम, नहा धोकर बेटे को विद्यालय पहुंचाना, नाश्ता करके फिर ऑफिस को भागना। काम के दबाव से कब सुबह से दोपहर हो गया पता ही ना चला। मेरे सहकर्मियों ने खाना खा लेने को कहा। हम लोग आपस में बतियाते हुए खाना खाने लगे। बातचीत के क्रम में सामने वाले की अंगूठी देख मुझे बीती रात की घटना याद आ गई। बीती रात की सारी घटना मैंने अपने साथियों को बताई। बस फिर क्या था, सबको खिंचाई करने का जैसे बहाना मिल गया। तुम इतने स्मार्ट हो, इसीलिए वे तुमसे सगाई करना चाहती होगी, गिफ्ट समझ के दे रही होगी। वे तरह तरह की बातें करने लगे। जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म कर वहाँ से खिसकना ही मैंने बेहतर समझा और फिर अपने काम में लग गया। मुझे भी कहीं से सहकर्मियों की उल जलूल बातें सही प्रतीत होने लगी कि शायद मैं सच में उसको अच्छा लगने लगा हूँ, इसीलिए वह अंगूठी मेरी तरफ बढ़ा रही हो। दैनिक उत्पाद का दबाव ज़्यादा होने के कारण आज भी रात के 12 बज गए। पर आज मेरे साथ एक सहकर्मी भी था जो घर वापसी में मेरे साथ हो लिया। थोड़ी दूर के साथ चलने के बाद वो अपने घर के लिए दूसरी तरफ मुड़ गया और मेरी आंखों के सामने फिर से वही संकरी गली थी। मैं उधेड़-बुन में था कि क्या करूं और क्या ना करूं। आज फिर से उसी गली में घुस गया, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो या मैं खुद से ही जाना चाहता था। हाथ में टिफ़िन लिए मेरे कौतुकपूर्ण कदम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। आज कुत्ते नहीं दिख रहे थे, कहाँ गए सब? बहुत अजीब बात है, एक दिन में इतने परिचित हो गए ये बेजुबान जानवर मुझसे। मस्जिद वाली मोड़ से घूमा और थोड़ा आगे ही बढ़ा था, तभी पीछे से आवाज़ आई, जनाब जरा ठहरिए। मैं ठिठका, पलटकर देखा, लहराते हुए सुनहरे बालों वाली ये वही महिला थी जो पिछले दिनों मिली थी। लंबी सी बिंदी लगाए काली साड़ी में, चेहरे पर एक तेज था। मस्जिद के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। इतने अंधेरे में भी एक प्रकाश था उसके चारों तरफ। अजीब सा एक आकर्षण था उसके चेहरे पर। आज भी आपकी मदद चाहिए मुझे, मिलेगी? उस स्त्री ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैं हाँ बोलूँ या ना कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी हामी में सर हिला दिया। वे मेरे साथ हो ली। आज चुप नहीं थी, बोले जा रही थी, जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हो कि क्या क्या बताना है, पूछना है, मानो सब पहले से ही सोच रखा था। मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ, पर घर में कौन कौन है, मेरी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह। सवालों के तीर एक एक करके फेंकती ही जा रही थी। इसी तरह सवालों का जवाब देते हुए उसके कदमों से कदम मिलाए मैं आगे बढ़ा जा रहा था। इतनी रात में अकेले घर से बाहर निकलती हो, किसी को साथ लेकर निकलना चाहिए, मैंने उस स्त्री से कहा। मैंने उससे सवाल किया, आप कहाँ रहती हो, घर पर कौन कौन है? इस पर वह हंसकर बस यही बोली कि क्या करिएगा जानकर, बस जब मिलना हो इसी वक्त इसी गली से गुजरना, मैं दिख जाऊंगी। और ठहाके मारकर हंसने लगी। मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था उसका ऐसा जवाब देना।
बातें करते हुए हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। उसने अपने कंधे पे लटकाए एक थैले में हाथ डाला और कुछ निकाला। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। कुछ तो था उसके हाथों में, क्या था मैं कुछ समझ नहीं पाया। और फिर मुझे मेरा हाथ आगे बढ़ाने को कहा। मैंने प्रश्न किया, क्या है इसमें? मुस्कुराकर बस वह मुझसे मेरा हाथ आगे करने का जिद करने लगी, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार न था। जब अपनी बंद मुट्ठी उसने खोली तो मैंने भी साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग कितना जानते हैं एक दूसरे को, और ऐसे ही किसी अनजान से बंद मुट्ठी में मैं कुछ नहीं ले सकता। जब मैं नहीं माना तो अंततः उसने अपनी बंद मुट्ठी को खोला। वही अंगूठी थी उसके हाथों में जो पिछली रात उसने मुझे पहनाने की असफल कोशिश की थी। मैंने उसे समझाया कि अगर आप दिन में ये देती तो शायद मैं लेने के लिए सोचता भी, पर इतनी रात गए और ऊपर से ये अंगूठी देखने में बहुत ही कीमती लग रही है, इसीलिए आप मुझे माफ़ करें, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं ले सकता। मेरा ना में जवाब सुनकर उस स्त्री की आंखें तंज हो गई और अजीब तरह से वे घूरती हुई निगाहों से मुझे बोली कि मैं आपकी पूरी ज़िंदगी खुशहाल बनाना चाहती हूँ और आप हो कि अपनी अभावपूर्ण ज़िंदगी से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे। आप इस अंगूठी को एक बार पहन कर तो देखो, आपको एक नई और बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखेगी। सारे दुख तकलीफ़ों से ऊपर अपनी तीखी होती आवाज़ से उसने मुझे बताया, पर मैं तो उसकी एक भी बात सुनने या मानने को तैयार ना था। ऐसे ही करते करते हम दोनों गली के आखिरी छोर पर पहुंच गए। अब वह स्त्री बिल्कुल एक जगह स्थिर हो गई और मुझे आगे बढ़ते रहने को कहकर खुद वापस अपने घर लौटने के लिए मुड़ी। क्या हुआ? आप वापस क्यों जा रही हो? मैंने प्रश्न किया। मेरे प्रश्न का कोई बिना जवाब दिए वे लौटने लगी। मुझे उसका ऐसा रवैया बहुत ही विचित्र लगा। जब उसे कहीं जाना ही था तो आखिर क्यों आई वो मेरे साथ इस गली के छोर तक? हाँ, लौटते वक्त मुझे केवल एक बात कह गई कि जब कभी मिलना हो या ये अंगूठी चाहिए हो तो इस गली से गुजरना, मैं आपको मिल जाऊंगी। मैं कुछ ना बोला और तेजी से उस गली से बाहर मुख्य मार्ग पर आ गया। बाहर स्ट्रीट लाइट की दूधिया रोशनी में समूचा सड़क नहाया हुआ था। हालांकि रास्ते में इक्का दुक्का लोग ही आते जाते दिख रहे थे, पर अब मैं थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। जो कुछ भी अभी घटित हुआ उसे लेकर मन में 100 सवाल उठ रहे थे। वो स्त्री ऐसा क्यों कर रही थी? ऐसा क्या था उस अंगूठी में जो मुझे देने और पहनाने को इतना आतुर थी वह? ये सब सोचते सोचते मैं घर पहुंच गया। राधा ने खाना खाने के लिए मुझे बुलाया तो मैंने मना कर दिया। वे बोली कि कल से आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरी मानो तो किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए। और फिर मुझे थका हुआ देखकर भी ज़्यादा कुछ ना बोली। अगली सुबह जब मैं उठा तो मेरा सिर भारी था, सो बिछावन पर लेटा ही रह गया। बच्चों को आज स्कूल भी नहीं पहुंचा पाया। राधा ही उन्हें स्कूल छोड़ आई। अपने रसोई के काम को निपटाकर वे मेरे सिरहाने बैठ गई और पूछने लगी कि क्या बात है, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं, कल रात भी आप बहुत परेशान थे। तब मैंने उसे बीते 2 दिन से उस गली में मेरे साथ जो घट रहा था वे सारी घटना बताई। मेरी बातों को सुनकर उसने मुझे भरोसा दिलाया कि चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक ही हो जाएगा। उसके बाद वे अपने घर के कामों में तल्लीन हो गई। मैं भी आंख बंद करके बिछावन पर लेटा रहा। थोड़ी देर बाद राधा आवाज़ लगा रही थी कि नहा धोकर तैयार हो जाओ, घर पर किसी को बुलाया है। मैंने पूछा किसे? उधर से आवाज़ आई, जब आएंगे तो खुद ही देख लेना। 1 घंटे के बाद हमारे परिवार के पुरोहित दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। हम दोनों ने उन्हें चरण स्पर्श किया। मेरी पत्नी ने उन्हें बैठने के लिए कुर्सी दी। पुरोहित जी बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहे थे। राधा पुरोहित जी के लिए कुछ जलपान लेने चली गई। जलपान करने के पश्चात थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद पुरोहित जी ने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सिर पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो भी घटित हुआ उसके बारे में उन्होंने विस्तार से पूछा। मैंने उन्हें सारी बातें बताई। पुरोहित जी का चेहरे पर तनाव में साफ साफ देख सकता था। पुरोहित जी ने अपने थैले से एक विभूति निकाली और मेरे ललाट पर लगाई। वहीं मेरी पत्नी राधा ये सब बड़े ही ध्यान से देख रही थी। तुम्हारी मुलाकात एक जिन से हुई थी, पुरोहित जी ने कहा। गली के उस आखिरी छोर तक ही उसका दायरा था, इसीलिए वे उससे आगे नहीं बढ़ी। अचानक से हवा में फैला वो तेज सुगंध, ठंड का एहसास और कुछ नहीं, उसी जिन की उपस्थिति का प्रमाण था।
उस अंगूठी के माध्यम से वे तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाना चाहती थी, जिसे अगर तुम पहनने की गलती कर लेते तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता। यह सुनकर मैं तो भीतर तक कांप गया। राधा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे सांत्वना दी। पुरोहित जी ने कहा कि अब भयभीत होने की कोई बात नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है। पर हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में भूलवश भी उस गली से कभी मत जाना, क्योंकि अभी तक वह जिन तुम्हें अपनी सुंदरता और प्यार से आकर्षित करके और केवल मात्र अंगूठी के सहारे ही अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रही थी। और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम गली की आखिरी छोर यानी उसका दायरा जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पहुँच गए थे। इसीलिए वे ज़्यादा कुछ ना कर सकी और उसे वापस लौट जाना पड़ा। तभी मैंने पुरोहित जी से पूछा, पर पंडित जी, उस गली में तो इतने सारे लोग रहते हैं, उन सबका क्या? पुरोहित जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, उस वक्त तुमने किसी और इंसान को देखा था उस गली में, उस जिन के सिवा? नहीं ना। लोगों को इस बात की जानकारी होने की वजह से रात्रि के वक्त वहाँ कोई नहीं निकलता, केवल कुत्ते ही दिखते हैं। मैंने पुरोहित जी को रोकते हुए बोला, मुझे एक बात बहुत ही अजीब सी लगी। पहले दिन जब मैं उस गली में प्रवेश किया तो ढेर सारे कुत्ते थे जो मुझे गली में आते देखकर ही भौंकने लगे, पर अगले दिन मैं फिर से उसी गली में घुसा तो एक भी कुत्ता नहीं था। यह क्या? और बोलते बोलते मैं स्वयं ही चुप हो गया, क्योंकि मुझे उसका मतलब स्वयं समझ में आने लगा था। जी हाँ, तुम सही समझे, उसी जिन का प्रभाव था ये। जिन बहुत शक्तिशाली होते हैं, वे किसी पर भी अपना प्रभाव आसानी से छोड़ सकते हैं और बहुत ही आसानी से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि बच गए, पुरोहित जी ने मुझे बताया। फिर उन्होंने मुझे एक ताबीज़ दिया और उसे हमेशा पहने रखने की हिदायत भी दी।